जैसे जैसे उनका विस्तार होगा ना, वो छोटे मोटे राज्यों को साफ करते हुए तटवर्ती इलाकों से जो है वो कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे उनका विस्तार होगा ना, जैसे जैसे वैसे वैसे रिवोल्ट होता है, वैसे वैसे पॉलिसीज बनती हैं। विस्तार के साथ बहुत सारी चीजें हमें आगे समझ में आएंगी। ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा में ऐसा क्यों हुआ, तो पश्चिम भारत में ऐसा क्यों हुआ, तो उत्तर पश्चिम में ऐसा क्यों हुआ। उत्तर पश्चिम बहुत बाद में जीतेंगे अंग्रेज पाकिस्तान वाले इलाके को। ठीक है, हर मामले में पाकिस्तान पिछड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि उपनिवेशवाद का सबसे बाद का वो एरिया है अंग्रेजों का। तो आगे भी बहुत सी चीजों को हमें समझने में विस्तार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखिएगा कि आगे आ ही जाएंगे हम बहुत जल्दी। अब आप लिखो, कुछ गवर्नर की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर के डेट्स ध्यान रखेंगे। जैसे एक है क्लाइव। ठीक है, इसको 2 बार गवर्नर बनाया गया था, 1757 से 60 और 1765 से 67। ठीक है, ये क्रम मैं बता रहा हूं, लेकिन सारे गवर्नर नहीं, महत्वपूर्ण गवर्नर। क्लाइव का भी डेट याद रखना है आपको। फिर एक है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एक है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये अंग्रेजों के बिहाफ पे भारत में जो गवर्नर हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है किसी को याद? कमेंट करके बताएं। 1772 से 1785। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लिखते चले साथ में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भाई जैसे जैसे क्रम मैं करा रहा हूं वैसे वैसे आप करिए बस। ठीक है, 1786 से 1793। आपको तो यही समझना है ना कि भाई इस गवर्नर ने क्या किया। 8 9 10 क्लास के बाद आपको खुद ही पता होगा कि ये इस गवर्नर ने क्या किया। अलग से रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम घटना पढ़ रहे हैं किसी ना किसी गवर्नर के समय में हुआ। इसका एक साइंटिफिक वे है। इसको ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पे मत याद करिए, कॉर्नवालिस के समय में ये हुआ ये हुआ ये हुआ। हम जैसे लेके चल रहे हैं आपको, आप बस वैसे पढ़िए, बाद में हम अरेंज कर लेंगे कि कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग के समय में क्या हुआ। बहुत नेचुरल हम अरेंज कर देंगे, आप कर लेंगे। मैं एक दो पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही करते चले जाएंगे। ठीक है, कॉर्नवालिस के बाद जो अगला महत्वपूर्ण है वो है लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805। हाँ ठीक है, अगर याद है सभी को तो फिर बढ़िया है। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 1823। कहीं कहीं 22 भी लिखा रहता है और कई किताबों में 23 लिखा है। ठीक है, इसलिए अच्छी सरकारी किताबों में भी इसलिए आप 23 लेके चलिए इसको। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण है वो है विलियम बेंटिक। 1828 से 35। ठीक है, और जो अगला महत्वपूर्ण है वो है डलहौजी। 1848 से 56। ये जितने भी गवर्नर के नाम मैंने बताए हैं, इनका प्रमुखता से बिपिन चंद्रा में उल्लेख किया गया है आपकी किताब में। इनको महत्व दिया गया है। ठीक है, अब डेट याद रखिएगा। विस्तार में डलहौजी तक ही विस्तार है। हमने कहा था ना मॉडर्न इंडिया 2 भागों में हम बांट करके चलेंगे, तो पहले फेज में ये गवर्नर है। हमने बताया जब भी विस्तार की चर्चा होती है तो नंबर 1 संस्थापक किसको माना जाता है? क्लाइव को। नंबर 2 सेकेंड लार्जेस्ट विस्तार, हमने कहा था कि आपको 3 गवर्नर के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए विस्तार में। और तीसरा है डलहौजी, जिसके समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ। 1799 तक हम पढ़ चुके हैं, वेलेस्ली तक। ठीक है,
अभी चौथा मैसूर युद्ध हमने देख लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि क्लाइव और वेलेस्ली की साम्राज्य विस्तार में क्या भूमिका है इसकी एक समरी बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, मराठों के साथ युद्ध वगैरह को पढ़ेंगे। आपको अभी केवल डेट याद रखना है। अब आप एक शीर्षक दो, लिखो क्लाइव क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में, क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में। ठीक है, हम लास्ट में कमेंट आपके ले लेंगे, मैं कमेंट देख रहा हूं। भाई क्लाइव ने क्या क्या किया ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में, क्यों इसको फाउंडर कहा जाता है। अब हम पुरानी घटनाओं से एक तो उदाहरण लेंगे, ठीक है। आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध याद है किसी को आप में से? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पहले डुप्ले की स्थिति मजबूत थी अंबूर की लड़ाई में, फिर क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई और अंततः कर्नाटक पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष प्रभाव हो गया। अभी नोट्स में मैंने आपको लिखवाया था, वहां से किसका रोल था? क्लाइव का रोल था। तो जब भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी तो उसको कमजोर या बराबरी पे लाने में किसकी भूमिका रही? क्लाइव की भूमिका रही। ये ऑलरेडी मैं आपको नोट्स में लिखवा चुका हूं, ठीक है। याद आ रहा है किसी को कुछ? जैसे जैसे जानकारी आपकी आगे जाएगी ना, पुरानी चीजों को जरा पढ़ के आना है आपको। पुरानी चीजों को जो हमने पढ़ाया है वो आपको पढ़ के आना है, उसका यूज रहेगा। आपको याद होगा जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता से अंग्रेजों को निकाल दिया था, दोबारा कलकत्ता पर नियंत्रण किसने किया था? क्लाइव और वाटसन ने किया था। ध्यान है सभी को? 1757 में पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण किसने किया? तो क्लाइव चचा ने किया था। हाँ बढ़िया है, ठीक है। पॉइंट्स आप लिखते जाएंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट्स आप लिखते जा रहे हैं। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में, अलग से आपको कुछ लिखना नहीं है, ऑलरेडी आपको सब पता है, बस एक पॉइंट मैं आपको फ्रेम करवा रहा हूं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्लाइव की भूमिका पहला पॉइंट है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्लाइव की भूमिका। दूसरा पॉइंट लिखें, 1757 में पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण। इसमें भी क्लाइव की बड़ी भूमिका थी। तीसरा पॉइंट लिखें, पलासी से पूर्व षड्यंत्रों में क्लाइव की भूमिका। सिराजुद्दौला को हराने में जो षड्यंत्र किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? क्लाइव की बड़ी भूमिका थी उसमें, मिर्जाफर वगैरह जो हमने पढ़ा था, ठीक है। पलासी की लड़ाई की जीत एवं पलासी के पश्चात बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। पलासी के पश्चात बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। क्लाइव पहला गवर्नर था जिसने बताया कि हमें डायरेक्ट कंट्रोल से बचना चाहिए जब तक परिस्थितियां एकदम अनुकूल ना हो जाए। तो क्लाइव ने जो बात बताई है आगे के सभी गवर्नरों ने लगभग उसको फॉलो किया है, इसलिए इसको पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। पहला क्षेत्र इसी को मिला, इसने पॉलिसी बनाई कि भाई हमें आगे इसी पथ पे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, अवध युद्ध के पश्चात बंगाल, अवध तथा मुगलों से संबंध निर्धारण में क्लाइव की भूमिका।
याद है इलाहाबाद की संधि हमने बताई थी, अवध से, मुगलों की इलाहाबाद से संधि, बंगाल से संधि, वो सब बताई थी मैंने आपको, कैसे पॉलिसी अपनानी है, कहां से दीवानी अधिकार होगा, अवध सुरक्षा के मामले में फिर निर्भर होगा, वो सब तय क्लाइव ने किया। क्लाइव को दोबारा बुलाया गया। एक गवर्नर के समय दूसरे काम भी होते हैं, हमने केवल ये लिया कि क्लाइव एवं साम्राज्य विस्तार। ठीक है, क्लाइव ने उसके समय में और भी कुछ काम हुए, कुछ विद्रोह हुए, अभी उसको साइड लाइन रखिएगा। ठीक है, एक ही जगह फोकस रखिएगा, केवल विस्तार पे, क्योंकि हम विस्तार की ही बात कर रहे हैं अभी, कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता था पहले। इसी तरह से जब हम स्टडी करेंगे तो लगभग हम सारे गवर्नर के कार्य आ जाएंगे। ठीक है, हमें बस रुक करके अरेंज करना पड़ेगा कि हाँ इसको यहां सेट करना है, बस। सब बात पहुंच पा रही है आप लोगों तक? क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्यों कहा जाता है? तो इन कारणों से क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, लॉर्ड वेलेजली के समय द्वितीय सर्वाधिक विस्तार हुआ था। युद्ध वगैरह तो एक ये कर ही रहे हैं जो करना है, बस इसके समय में एक पॉलिसी थी, सहायक संधि की नीति, सब्सिडरी अलायंस, वो बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। उस पॉलिसी को समझना और उसके इम्पैक्ट को समझना है लॉर्ड वेलेजली के समय में। ठीक है, आप लिखे, थोड़ा टाइम पीरियड लिख लेंगे आप, लिखो भारत में अंग्रेजों का द्वितीय सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, भारत में अंग्रेजों का द्वितीय सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार वेलेस्ली के समय में हुआ। वेलेस्ली के समय में हुआ। वेलेस्ली जिस समय गवर्नर हुआ, वेलेस्ली जिस समय गवर्नर बन के आया, आप क्लास के बाद कमेंट करिएगा, उस समय यूरोप में नेपोलियन का उत्थान हो रहा था। उस समय यूरोप में नेपोलियन का उत्थान हो रहा था, उत्थान हो रहा था, बहुत तेजी से नेपोलियन उभर रहा था। ठीक है, इसी में लिखो साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा तथा नेपोलियन से नेपोलियन से भारत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने आक्रामक नीति अपनाई। वेलेस्ली ने आक्रामक नीति अपनाई। ठीक है, वेलेस्ली ने आक्रामक नीति अपनाई। इसी में अगला पॉइंट लिखो, देखो चतुर्थ मैसूर युद्ध में, चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू को पराजित कर, टीपू को पराजित कर मैसूर पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, चौथा जो युद्ध था उसमें वेलेस्ली गवर्नर था, नेपोलियन का डर था, उसने आक्रामक नीति अपनाई, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को जीता उसने, ताकि फ्रांसीसियों का खतरा भारत में ना हो। इसी में लिखो आप द्वितीय मराठा युद्ध में, यह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। द्वितीय मराठा युद्ध में मराठों को पराजित कर मराठों को पराजित कर अंग्रेजों पर निर्भर बनाया। यह मैं भी थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, वेलेस्ली का कार्यकाल, वेलेस्ली का कार्यकाल सहायक संधि की नीति,
सहायक संधि की नीति को लेकर विशेष तौर पर चर्चा में रहा। सहायक संधि की नीति को लेकर विशेष तौर पर चर्चित रहा। ठीक है, मैं बता रहा हूं इसके बारे में भी। इसका सेंस ये होता था कि भारतीय राज्यों को सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर किया जाए और सुरक्षा का खर्च भारतीय राज्यों से लिया जाए, जैसे अवध का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो पहले एक एग्जाम्पल थे, इसने बड़े पैमाने पर इस पॉलिसी को लागू किया। तो जब भी विस्तार पढ़ते हैं तो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी अलग से आपको एक दो पेज आपको मिल जाएंगे किताब में, और डिटेल में आपको इसके बारे में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी में लिखो अभी आप, इस नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को भारतीय राज्यों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंग्रेजों पर निर्भर बनाया गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को, डुप्ले का नाम सुना है आपने, पहली क्लास में बताया था, इस नीति का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि डुप्ले की सोच थी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक और हैदराबाद को हम पूरी तरह निर्भर बना लें, उससे हम फायदा ले। तो वो सोच क्लाइव समझ गया था, ये ऐसा चाह रहा था, कब्जा भी ना करें और फायदा भी ले। ऐसा माना जाता है कि ये जो पॉलिसी है, इसका जो मेन चाइल्ड था वो डुप्ले था भारत में। ब्रैकेट में लिखना, क्लाइव ने सर्वप्रथम अवध के साथ सहायक संधि की। अंग्रेजों में पहला किसको माना जाता है? क्लाइव को माना जाता है। ओवरऑल भारत में किसको माना जाता है? डुप्ले को माना जाता है। अंग्रेजों में पहला क्लाइव था, इसी 1765 में अवध के साथ सहायक संधि की, और हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, उसके बदले में जो खर्च होगा तुम्हें देना पड़ेगा। वेलेस्ली के साथ चर्चा में क्यों आया? क्योंकि वेलेस्ली ने बहुत से राज्यों को डराकर धमकाकर, जो कमजोर पहले से थे, उनको चलो भैया संधि पर हस्ताक्षर करो। डुप्ले या क्लाइव ये सब पैसे लेते थे सुरक्षा के बदले में, हम आपको सुरक्षा देंगे, बदले में कैश दीजिए आप, जो भी करेंसी चलती थी। क्लाइव ने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका भूभाग चाहिए, जो खर्चे आएंगे हम पैसे के रूप में हमें मत दो, बल्कि हमें एक क्षेत्र दे दो जिसकी संप्रभुता हमारे पास में। यानी क्लाइव ने इस नीति को साम्राज्य विस्तार का माध्यम बना लिया। क्लाइव ने संभावित राशि के एवज में एक टेरिटरी जिसकी सोवर्निटी अंग्रेजों के पास होगी वो ले लिया, और दर्जनों राज्यों को इस जो है संधि के जाल में फंसा लिया। तो जो राज्य इस पे एक बार निर्भर हो गए, वो नाम मात्र के राजा रह गए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें? वेलेस्ली एवं साम्राज्य विस्तार। एक पहले इंट्रोडक्शन दिया हमने, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेंशन, और नेपोलियन के कारण उसने आक्रामक नीति अपनाई। दूसरी बात हमने क्या बताई? उसने मैसूर और मराठों को पराजित किया। तीसरी बात क्या बता रहे हैं आपको कि सहायक संधि की नीति को भी उसने विस्तार का माध्यम दिया। तो थोड़ा सा सहायक संधि मैंने आपको समझा दिया, कहीं अलग से भी बात इस पे हो सकती है, सहायक संधि से आप क्या समझते हैं या इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरह के सवाल। ठीक है, इसी पे तो लिखें, वेलेस्ली ने इस नीति को आधार बनाकर लिखें, हैदराबाद, ये मैं क्रम बता रहा हूं, ये क्रम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर,
तमिलनाडु में छोटा सा राज्य है तंजौर। छोटे मोटे राज्यों का जिक्र हम करते नहीं, बीच बीच में आ जाता है तो हम पढ़ लेते हैं, इसकी भी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। अवध, पेशवा यानी मराठों की बात हो रही है। अवध से दोबारा संधि की गई है, तो हैदराबाद, मैसूर, बिंजौर, तंजौर और पेशवा, मराठे हैं पेशवा। भोंसले नागपुर के शासक थे, सिंधिया ग्वालियर के शासक थे, सिंधिया इत्यादि कर देंगे आप, ठीक है। तो वेलेस्ली ने क्या किया कि बहुत से राज्यों को अपने अधीन ले लिया। राजस्थान के बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को भी इसने अपना निर्भर बना लिया। दर्जनों राज्यों को अपने इसने सहायक संधि के जो है जाल में फंसा लिया। तो साम्राज्य विस्तार के लिए इसको जाना जाता है, इसकी पॉलिसी के लिए इसको जाना जाता है। जिसको भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाता था उसके प्रावधान क्या होते थे, ये जानना भी जरूरी है हमें। इन सब राज्यों से संधि की, तो संधि के प्रावधान क्या थे, लिखो। संधि की शर्तें या प्रावधान। संधि की शर्तें या प्रावधान, पहला पॉइंट लिखो। संधिकर्ता राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी, संधिकर्ता राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों पर होगी, ठीक है। तो जितने भी राज्य थे सबकी सुरक्षा किसके पास आ गई, अंग्रेजों की। ये जो तीनों राज्य हैं, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये मराठा राज्य हैं। ठीक, इस टॉपिक के बाद हम मराठा राज्य पढ़ेंगे तो हम आपको इस पे ब्रीफ कर देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें। सुरक्षा के प्रतिफल में, सुरक्षा के प्रतिफल में संबंधित राज्य, सुरक्षा के बदले संबंधित राज्य अंग्रेजों को संप्रभुता युक्त भूभाग देगा, संप्रभुता युक्त भूभाग देगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में वेलेजली से पूर्व पैसे दिए जाते थे, वेलेजली से पूर्व पैसे दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे। यानी किसी से कोई समझौता होगा तो उसे पैसे देंगे। जैसे अवध को तय कर दिया गया था कि इसको ये पैसा दिया गया, जिसने ये कहा कि संप्रभुता युक्त भूभाग। अगला लिखो, निर्भर राज्यों की विदेश विदेश नीति भी, विदेश नीति भी अंग्रेजों के द्वारा संचालित होगी। निर्भर राज्यों की विदेश नीति भी अंग्रेजों के द्वारा संचालित होगी। नेक्स्ट लिखो, संधिकर्ता राज्य, संधिकर्ता राज्य अंग्रेजों की अनुमति के बिना, अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी यूरोपियन को सेवा में नहीं रखेंगे, किसी यूरोपियन को सेवा में नहीं रखेंगे। यानी कोई भी किसी यूरोपियन को अपने यहां नौकरी पे या सलाहकार बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं रखेगा। उसमें यूरोपियों को प्रोविजन अलग से कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज यूरोपियन से ही डरते थे, क्योंकि उनको चुनौती यूरोपियन ही देंगे, दुनिया में दे रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, संधिकर्ता राज्यों, संधिकर्ता राज्यों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, संधिकर्ता राज्यों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, एक अधिकारी होगा जो अंग्रेजों और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट करता रहेगा। एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा और वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन हो गए वेलेजली ने जिन राज्यों से, तो वेलेजली ने इसको सिस्टमेटिक रूप दे दिया।
अब मान लो किसी की सुरक्षा अंग्रेजों पे चली गई है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ वो, भाई कमेंट बीच में मत करो। अंग्रेज जब चाहेंगे उसकी कहानी समाप्त कर लेंगे, उसकी विदेश नीति अंग्रेजों पर निर्भर है, कोई गठबंधन बना ही नहीं सकता अंग्रेजों के विरुद्ध। संप्रभुता युक्त भूभाग दे रहा है, वैसे ही कमजोर हो जा रहा है आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से। तो इसका सेंस बस इतना था कि इन राज्यों को अंग्रेजों पर निर्भर करना, बना के रखा जाए। तो अंग्रेजों ने जब 100 वर्षों में हिंदुस्तान को जीता है तो 55% भूभाग पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहा है और 45% भूभाग पर उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल रहा है। दोनों तरह का अप्रोच वो साथ लेकर के चलते थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सारे भूभाग पर उनका डायरेक्ट शासन ही था, ठीक है। तो जो अधीनता मान लेते थे तो अंग्रेज उनको बना करके चलते थे कि उससे भी अंग्रेजों को बहुत फायदा था। तो दोनों तरह की नीति वो अपनाते थे, ठीक है। तो ये है प्रावधान। पहला पॉइंट हमने क्या बताया, सुरक्षा किसके हाथ में रहेगी, अंग्रेजों के पास। इसके बदले में अंग्रेजों को क्या मिलेगा, भूभाग। विदेश नीति कौन देखेगा, किसी यूरोपियन की सेवा कौन नहीं लेगा, भारतीय राज्य। अंग्रेजों और भारतीय राज्यों में संबंध के लिए कौन अधिकारी होगा, रेजिडेंट होगा। और यह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा ही करेगा। सिर्फ कहने के लिए अभी कहा गया है हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा ही करेगा, ठीक है।